स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हमने एनक्लेक्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली हम कोलोस्टमी केयर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद अ परमानेंट कोलोस्टमी अबाउट सेल्फ केयर इन प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। Which intervention should the nurse discuss with the client? क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट है परमानेंट कोलोस्टमी का और जो नर्स है उसको हेल्थ टीचिंग देनी है कि किस तरह से उसको सेल्फ केयर करनी है अपने हाउस पे जाके, मीन्स डिस्चार्ज में उसको क्या टीचिंग जो है हेल्थ टीचिंग इंक्लूड करनी है अबाउट द सेल्फ केयर। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स डिस्कस विद द क्लाइंट, कि कौन सी इंटरवेंशन है जो नर्स को क्लाइंट से डिस्कस करनी है जो सेल्फ केयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है। First, limiting activity. Second, wearing special clothing. Third, dilating the stomach periodically. Fourth, maintaining a low residue diet. तो फर्स्ट में क्या है कि उसको अपनी एक्टिविटी को कम करना है, रिड्यूस करना है। दूसरे में सेकेंड ऑप्शन में कि स्पेशल क्लोथिंग की ज़रूरत है, स्पेशल कपड़े पर उसको पहनने की ज़रूरत है। थर्ड, जो स्टोमक क्रिएट है बनाया गया है उसको पीरियडिकली डायलेट करना है। फोर्थ, मेंटेनिंग अ लो रेजिड्यू डाइट, या फिर लो रेजिड्यू डाइट को उसको इनटेक करना है, उसको खाना है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है। तो करेक्ट क्या है इसमें, थर्ड ऑप्शन है, डायलेटिंग द स्टोमा पीरियडिकली। तो अगर परमानेंट कोलोस्टमी कर दी गई है क्लाइंट की और सेल्फ केयर के बारे में हमें बताना है क्लाइंट को, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है वो कौन सा होगा यहाँ पे, कि स्टोमा को पीरियडिकली डायलेट करते रहना है। ये क्यों करना है, द स्टोमा ऑफ अ कोलोस्टमी मस्ट बी डायलेटेड विद अ लुब्रिकेटेड ग्लव्ड फिंगर, मीन्स जो फिंगर्स है हमने ग्लव्स पहने होंगे उसको लुब्रिकेटेड फिंगर से, ग्लव्ड फिंगर से कोलोस्टमी को टाइम टू टाइम डायलेट करना है। क्यों, टू प्रिवेंट द स्ट्रेचर्स एंड सब्सिक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शंस, ताकि कोई किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और स्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए ये जो डायलेशन है स्टोमा का हमें करना होता है, पीरियडिकली जो है डायलेट करना है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट में क्या था कि एक्टिविटी को लिमिट करना है, रिड्यूस करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट कोलोस्टमी के बाद अगर जो क्लाइंट है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी एक्टिविटी कर सकता है, स्पेशल क्लोथिंग की भी ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ में क्या था, मेंटेनिंग अ लो रेजिड्यू डाइट, जो लो रेजिड्यू डाइट की ज़रूरत नहीं होती है, कि जो डाइट है वो नॉर्मल ले सकता है बट जो गैस फॉर्मिंग फूड है उसको अवॉइड करना है, जो जिससे गैस बनती है, गैस फॉर्मिंग जो फूड्स हैं उसको वो अवॉइड करेगा। बाकी जो नॉर्मल डाइट है जो क्लाइंट इनटेक कर सकता है। जो लो रेजिड्यू डाइट है वो कब लेनी होती है क्लाइंट को, वो बिफोर प्रोसीजर, मीन्स जब हम कोलोस्टमी के लिए क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं तो पहले हम लो रेजिड्यू डाइट क्लाइंट को देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, A nurse is caring for a client with a nasointestinal tube. Which solution should the nurse use when installing the tube to ensure its patency? क्या क्या है प्रोसीजर कि एक क्लाइंट है जिसके अंदर नेजोइंटेस्टाइनल ट्यूब इंसर्ट की गई है, तो कौन सा जो नर्स कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेगी उस ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए। When installing the tube to ensure its patency, स्टेराइल वाटर को यूज़ करेगी। सेकेंड में आइसोटोनिक सोल्यूशन का यूज़ करेगी। थर्ड, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सलाइन का यूज़ करेगी। फोर्थ, हाइपरटोनिक ग्लूकोज का यूज़ करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब इंसर्ट की गई है क्लाइंट के अंदर और जो ट्यूब इंस्टॉलिंग करेंगी, जो मीन्स इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा सोल्यूशन उसको यूज़ करना है इसके जो ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए। तो नोज से इंसर्ट की है और इंटेस्टाइन तक है ट्यूब, उसके लिए कौन सा हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड, आइसोटोनिक सलाइन का जो है नर्स यूज़ करेगी उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए, क्योंकि आइसोटोनिक सलाइन है मोस्टली क्लोजली रिजेंबल द बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उससे रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, इसलिए इससे कोई किसी तरह का इम्बैलेंस है वो देखने को नहीं मिलता। इम्बैलेंस किस तरह से होता है, बाय पुलिंग द फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आउट ऑफ द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, मीन्स अगर जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है वो बॉडी फ्लूइड्स की तरह ही होता है, इसलिए जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को
पुल अप नहीं करेगा, वहाँ से नहीं खींचेगा तो इम्बैलेंस भी नहीं होगा। तो आइसोटोनिक सलाइन इसलिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हम हाइपोटोनिक सलाइन यूज़ करेंगे तो हाइपोटोनिक सलाइन क्या करेगा कि जो फ्लूइड है, अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंट्राविस्कुलर कंपार्टमेंट। जो फ्लूइड है किसके अंदर चला जाएगा, इंट्राविस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का डायलूशन होगा और सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी हम नहीं यूज़ करेंगे। फोर्थ में हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या करेगा कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड को खींच लेगा, ड्रॉ कर लेगा, किसके अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर। तो और दूसरी बात, हाइपरटोनिक ग्लूकोज की बात की थी। ग्लूकोज क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, किसी भी तरह सॉल्यूशन हम जो है इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ नहीं करते। हम किस तरह का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है अपना उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, A client has transverse loop colostomy. What should the nurse do when inserting a client for the colostomy irrigation? एक client है जिसका क्या किया गया है, ट्रांसवर्स लूप कोलोस्टमी मीन्स जो ट्रांसवर्स पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ से कोलोस्टमी क्रिएट की गई है। तो कोलोस्टमी इरिगेशन करते टाइम जब कैथेटर इंसर्ट करेगी तो नर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, यूज़ एन ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का यूज़ करें। सेकंड, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू बेयर डाउन, क्लाइंट को बेयर डाउन के लिए इंस्ट्रक्ट करे, उसको बोले। थर्ड, अप्लाई जेंटल बट कॉन्टीन्यूस प्रेशर, मीन्स कैथेटर को इंसर्ट करते टाइम जो कॉन्टीन्यूस प्रेशर है वो बनाए। फोर्थ, डायरेक्ट टूवर्ड्स द क्लाइंट राइट साइड, कि जो कैथेटर है जब वो इंसर्ट करेगी तो क्लाइंट के राइट साइड की तरफ वो ज़्यादा हो, उसकी तरफ डायरेक्ट उसको करना है कैथेटर को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो कौन सा होगा, ट्रांसवर्स लूप कोलोस्टमी की गई है तो इंसर्ट जो कैथेटर इंसर्ट करेंगे किस तरफ करेंगे, फोर्थ ऑप्शन कि टूवर्ड्स द क्लाइंट राइट साइड हमें जो कैथेटर है उसको इंसर्ट करना है। A transverse colostomy is an opening created in the transverse colon. Transverse colon में create करते हैं हम transverse colostomy, और जो ट्यूब है should be pointed to the proximal intestine which contains the feces. जो proximal intestine की तरफ हम पॉइंट आउट करेंगे, यानी क्लाइंट्स के राइट साइड हम उसकी तरफ डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे जो फीकल मैटर है वो प्रेजेंट होगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट शुड बी यूज टू फैसिलिटेट द इंसर्शन। हम ऑयल बेस जो है लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करते, किस तरह का, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट है उसको हम यूज़ करते हैं इंसर्शन के लिए। देयर आर नो स्फिंटर्स, हमने बोला सेकंड में क्या है कि बियर डाउन करने के लिए बोलते हैं, तो स्फिंटर्स तो एब्सेंट होते हैं, सो बियरिंग डाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम कॉन्टीन्यूस प्रेशर रखते हैं, जेंटल और कॉन्टीन्यूस प्रेशर, उससे क्या होगा, म्यूकोसा जो लेयर है वो उसको ट्रोमेटाइज हम हो सकती है, वहाँ पे इंजरी किसी तरह की देखने को मिलेगी। लैक ऑफ नर्व एंडिंग डिमिनिश द सेंसेशन, और फिर किसी तरह का सेंसेशन भी क्लाइंट को नहीं होगा क्योंकि नर्व एंडिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए अगर कंटिन्यू प्रेशर हम कैथेटर के थ्रू इंसर्ट बना के रखेंगे तो म्यूकोसा लेयर को ट्रॉमा हो सकता है, वहाँ पे इंजरी देखने को मिलेगी। इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A client has had a colon resection and formation of a colostomy 2 days ago. What color does a nurse expect the stoma to be when assessing its viability? मीन्स एक क्लाइंट है जिसका क्या किया गया है, कॉलोन रिसेक्शन किया गया है और फिर क्या किया है, कोलोस्टमी की गई है। मीन्स कॉलोन का एक पार्ट जो रिसेक्ट कर अलग करके वहाँ पे कोलोस्टमी बनाई गई है। तो 2 दिन पहले किया गया है ये जो प्रोसीजर किया गया है। तो व्हाट कलर डज द नर्स एक्सपेक्ट द स्टोमा, तो स्टोमा का जो कलर है वो किस तरह का होना चाहिए, पिंक, सेकेंड ग्रे कलर, थर्ड ब्रिक रेड और फोर्थ है डार्क पर्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कलर वो जो है नर्स एक्सपेक्ट करेगी। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम कौन सा बताएंगे, थर्ड ब्रिक रेड कलर, क्योंकि ये ब्रिक रेड कलर है क्या है, हाई वेस्कुलरिटी को शो करेगा।
तो ब्रिक रेड कलर यानी थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब ब्रिक रेड स्टोमा इंडिकेट द एडिक्वेट वेस्कुलर परफ्यूजन, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है अच्छे से है, वेस्कुलर परफ्यूजन को वो इंडिकेट करेगा। और जो बाकी है 1 to 4 दिस इंडिकेट इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द स्टोमा, वो स्टोमा के जो इनएडिक्वेट परफ्यूजन को, वेस्कुलर परफ्यूजन को वहाँ पे इंडिकेट करता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा ब्रिक रेड कलर यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे ब्रिक जो रेड कलर है, अगर वो ऑप्शन में नहीं होता तो हम किसको करते, पिंक कलर को हम इसके बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ कोलोस्टमी इरिगेशन अ क्लाइंट रिपोर्ट्स फीलिंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स, what should the nurse do in response to the client statement? मीन्स कोलोस्टमी इरिगेशन की जा रही है क्लाइंट की और उस टाइम क्लाइंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील हो रहे हैं, मीन्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स वो बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, तो नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। फर्स्ट, डिसकंटिन्यू द इरिगेशन, कि इरिगेशन को वहीं पे स्टॉप कर दे। सेकेंड, लोअर द कंटेनर ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का जो कंटेनर है जो ऊपर हैंग किया हुआ है उसको थोड़ा नीचे ले आए। थर्ड, कैथेटर को कुछ टाइम के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए क्लैंप कर दे। फोर्थ, एडवांस द कैथेटर अप्रॉक्सीमेटली एन इंच, या फिर जो कैथेटर है उसको 1 इंच और आगे तक ले जाए, इंसर्ट अंदर तक करे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए जो क्लाइंट है वो रिपोर्ट कर रहा है इरिगेशन के टाइम, तो बेस्ट है जो ऑप्शन है वहाँ पे क्या होगा, थर्ड, कि कैथेटर को कुछ टाइम के लिए हम क्लैंप कर दें, फ्यू मिनट्स तक, जब तक वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स है वो उसकी जो फीलिंग है क्लाइंट को ना हो, बंद हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हम इरिगेशन को डिसकंटिन्यू भी नहीं कर सकते, वो भी हमें करना है। थर्ड में क्या है, एन एनीमा और ऑस्टमी इरिगेशन कैन कोज क्रैम्पिंग, क्योंकि उसके कारण क्या इरिगेशन क्रैम्पिंग हो सकती है। तो क्रैम्पिंग जनरली विल सबसाइड इफ द ट्यूबिंग इज क्लैम्प्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर हम कुछ टाइम के लिए ट्यूबिंग को क्लैम्प कर देंगे, प्रोसीजर को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देंगे, तो क्रैम्पिंग सबसाइड हो जाती है, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी। एंड प्रोसीजर कैन बी कंटिन्यूड व्हेन द क्रैम्पिंग सबसाइड, और उसके बाद हम प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फर्स्ट में, डिसकंटिन्यूइंग द इरिगेशन में लीड टू इनइफेक्टिव इवैक्यूएशन ऑफ द कोलोन, क्योंकि इरिगेशन हमें करना होता ही है कोलोस्टमी का, अगर वो इरिगेशन हम स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, कोलोन का जो है इवैक्यूएशन वो नहीं प्रॉपर होगा, उसकी जो फिकल मैटर है वहाँ पे वो जम जाएगा, इनइफेक्टिव इवैक्यूएशन होगा। सेकेंड, कंटेनर को अगर हम थोड़ा नीचे ले आएंगे तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो बट फ्लूइड विल कंटिन्यू एंटर द कोलोन इफ द कंटेनर रिमेन्स अबव द स्टोमा, तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा नीचे आने से। तो जो हमारी जो अप्रोप्रिएट जो हाइट होती है उस कंटेनर पर, वो कंटेनर उस हाइट तक होना चाहिए। थर्ड में, दिस कैन इंजर द म्यूकोसा एंड डज नॉट अफेक्ट द क्रैम्पिंग, तो उससे क्या, अगर हम कैथेटर थोड़ा और अंदर डाल देंगे, 1 इंच और अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेगा, वो म्यूकोसा को इंजर करेगा, जिसकी वजह से और क्रैम्पिंग पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा। तो अननेसेसरी जो इंटरवेंशन है यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है कि कुछ देर के लिए हम क्लैम्प कर देते हैं कैथेटर को, अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स की कंप्लेन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, हाउ मेनी इंचेस शुड द नर्स इंसर्ट अ कैथेटर इनटू द स्टोमा व्हेन परफॉर्मिंग अ ट्रांसवर्स कोलोस्टमी इरिगेशन, कि ट्रांसवर्स कोलोस्टमी इरिगेशन की जा रही है उस टाइम जो कैथेटर है कितना इंच इंसर्ट करना चाहिए इनटू द स्टोमा, वो आपको बताना है। फर्स्ट में 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंचेस, सेकेंड में 8 सेंटीमीटर या 3 इंचेस, थर्ड 15 सेंटीमीटर 6 इंचेस, फोर्थ 20 सेंटीमीटर या फिर 8 इंचेस। तो आपको बताना है जो कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं कोलोस्टमी इरिगेशन के टाइम वो कितना इंच करते हैं, कितना सेंटीमीटर करते हैं। तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर याद होगा तब जल्दी से आंसर दे देंगे। करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सेकंड है 8 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस, कहीं कहीं आपको 8 to 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी दिया है, वो भी आप करेक्ट है। तो 8 यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो सेकंड है, 8 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस करेक्ट है, कि इतना ही हम जो है कैथेटर इंसर्ट करते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, म्यूकोसा जो लेयर है वहाँ पे उसकी इंजरी होगी।
3 inches is far enough to direct the flow of solution into the bowel। कि मीन्स इतना अगर हम 3 इंचेस तक भी इंसर्ट करते हैं तो फ्लो जो सोल्यूशन है वो बावल तक पहुंच जाता है। तो 8 सेंटीमीटर या 3 इंचेस, और कहीं कहीं आपको 10 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। When teaching irrigation of a colostomy, how many inches above the stoma should the nurse teach the client to place the container? अभी हमने जो कैथेटर कितना इंसर्ट किया है वो उसकी बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं जो कंटेनर है, फ्लूइड का जो कंटेनर है वो कितने हाइट पर होना चाहिए स्टोमा के। स्टोमा जो है उसके कितने हाइट पर जो कंटेनर होना चाहिए ड्यूरिंग द कोलोस्टमी इरिगेशन। फर्स्ट में है 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस के ऊपर हाइट में होना चाहिए। सेकेंड में 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस। थर्ड में 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंचेस। फोर्थ में है हमारा 45 सेंटीमीटर या 18 इंचेस। तो कितनी हाइट पे होना चाहिए जो कंटेनर, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, थर्ड 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंचेस। तो कोलोस्टमी इरिगेशन इज मच लाइक अ टैप वाटर एनीमा। हम इरिगेशन किससे करते हैं, जैसे टैप वाटर का एनीमा होता है उसी की तरह होता है। The solution must be held high enough to allow it to flow into the bowel, but not so high that it allows rapidly or it causes cramping or mucosal injury। कि मीन्स एक अप्रोप्रिएट हाइट पे होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा हाइट पे ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो एकदम से अंदर जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा, क्रैम्पिंग, जिसकी वजह से क्या क्रैम्पिंग हो सकती है और म्यूकोसल इंजरी भी देखने को मिलेगी। और अगर बहुत नीचे होगा तो क्या होगा, जो फ्लो है फ्लूइड का वो नहीं बन पाएगा, मीन्स बावल तक वो फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो कितना 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंचेस पर हम उसकी हाइट होती है कंटेनर, कितने इंचेस पर हम उसको स्टोमा से रखते हैं। तो 30 सेंटीमीटर 12 इंचेस कंटेनर की हाइट है, और 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 3 इंचेस वो किसकी है, कैथेटर की हमारी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस एक कैथेटर इंसर्ट करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, वो क्या है, विच क्लिनिकल इंडिकेटर identified by the nurse support the probable presence of a fecal impaction in a client, select all that apply। मीन्स इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो बताता है कि फीकल इम्पैक्शन हुआ है। प्रेजेंस ऑफ ए फीकल इम्पैक्शन मीन्स जो फीकल मैटर है वो अंदर इम्पैक्ट हो गया है, जमा हो गया है। वो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो बताते हैं, क्लिनिकल इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो एक से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है। सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। फर्स्ट एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सेकेंड फीकल लिक्विड सीपेज, थर्ड हाइपर एक्टिव बावल साउंड्स, फोर्थ ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, फिफ्थ डिक्रीज्ड नंबर ऑफ बावल मूवमेंट्स। फर्स्ट में क्या है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे फीकल इन्फेक्शन की तरह की वजह से। सेकेंड जो फीकल है लिक्विड है उसकी सीपेज देखने को मिलेगा। थर्ड हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फोर्थ में कि जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड है वो स्टूल में प्रेजेंट होगा। फिफ्थ जो बाउल मूवमेंट्स है वो डिक्रीज देखने को मिलेंगी। तो फीकल इम्पैक्शन की वजह से क्या होगा, कौन से इंडिकेटर्स इसमें राइट ऑप्शन हमारे कौन से होंगे, 1, 2 और 3। एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे, फीकल लिक्विड सीपेज, हाइपर एक्टिव बावल साउंड्स। फर्स्ट जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स वो क्यों होंगे, पेरिस्टालसिस इंक्रीजेज इन एन अटेम्प्ट टू इवैक्यूएट द हार्डेंड फीसेस, स्पैज्म ऑफ द इंटेस्टाइन में ओकर। क्योंकि जो फीकल मैटर है वो अंदर जमा हो चुका है, वो प्रेजेंट है, तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए क्या पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है वो क्या है, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एब्डोमिनल जो क्रैम्पिंग है वो देखने को मिलती है। सेकेंड में fecal liquid seepage, when the bowel is impacted with the hardened feces, there often is seepage of liquid fecus around the obstruction, thus uncontrolled diarrhea। मीन्स जो सीपेज है, जो रिसाव है वो देखने को मिलता है अगर जो फीकल मैटर है वो अंदर जमा हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी है। थर्ड इंटेस्टाइनल, थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या है, हाइपर एक्टिव बावल साउंड्स वो भी देखने को मिलती है। इंटेस्टाइनल गैस बिल्ड अप बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शंस, पेरिस्टालिक वेव्स इनिशिएट मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट दैट कॉजेज द गजलिंग साउंड्स इन द इंटेस्टाइन। क्या होगा, पेरिस्टालिक मूवमेंट्स होंगी जिसकी वजह से जो है गजलिंग साउंड्स भी
सुनाई देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्बोजेमी। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका हो जाता है कवर कि जो इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है उसके मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होने से जो गर्जलिंग साउंड सुनाई देती है इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, बोर्बोजेमी। तो बोर्बोजेमी आपको याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट थे कि जो इम्पैक्शन है, फीकल मैटर जब इम्पैक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से सारे सिम्टम्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, देखने को मिलते हैं। जो ब्लड था में फोर्थ में क्या था कि ब्राइट रेड ब्लड प्रेजेंट होगा, वो किसे इंडिकेट करेगा, वो ब्लीडिंग को, जीआई ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिफ्थ में कि बावल जो मूवमेंट है वो कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बावल मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो इंक्रीज होती हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारा राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ लाइगेशन ऑफ हेमरॉइड्स, विच डाइट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर्ड इन प्रिपरेशन फॉर दिस सर्जरी। तो अब तक हमारे कोलोस्टोमी से रिलेटेड थे, आज अभी हम हेमरॉइड्स के जो 2 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट है जिसके लिए, किसके लिए शेड्यूल किया, लाइगेशन ऑफ हेमरॉइड्स। तो हेमरॉइड्स की कंडीशन है, उसका लाइगेशन करना है, तो डाइट कौन सी लेनी है क्लाइंट को। द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर्ड इन प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी। सर्जरी से पहले, हेमरॉइड्स की सर्जरी करने से पहले जो डाइट है जो क्लाइंट को दी जानी चाहिए वो कौन सी दी जानी चाहिए। बिफोर सर्जरी की बात की है, ब्लैंड डाइट, सेकेंड क्लियर लिक्विड, थर्ड हाई प्रोटीन, फोर्थ लो रेजिड्यू डाइट। तो आपको आ गया होगा माइंड में कि अभी हमने बात की थी हेमरॉइड्स लाइगेशन करना है क्लाइंट का, और बिफोर सर्जरी हम कौन सी डाइट देंगे, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लो रेजिड्यू डाइट हम क्लाइंट को देंगे, ब्लैंड डाइट नहीं देंगे। फोर्थ में लो रेजिड्यू डाइट लिमिट्स द स्टूल फॉर्मेशन, इससे क्या होगा कि स्टूल फॉर्मेशन कम होगा, इसलिए हम ये जो लो रेजिड्यू डाइट है वो क्लाइंट को बिफोर सर्जरी देते हैं। ब्लैंड डाइट यूजुअली आर एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ अपर नॉट लोअर जीआई डिस्टर्बेंस। अगर अपर डिस्टर्बेंस है उनका मैनेजमेंट के लिए हम ब्लैंड डाइट देते हैं, लोअर जीआई डिस्टर्बेंस के लिए हम नहीं देते। क्लियर जो डाइट है वो लो रेजिड्यू होती है, बट वो क्लाइंट की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए हम क्लियर डाइट नहीं देंगे, लो रेजिड्यू डाइट देंगे। और जो हाई प्रोटीन, जो थर्ड ऑप्शन में था, हाई प्रोटीन डाइट हम आफ्टर सर्जरी देते हैं ताकि हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारे इसमें लो रेजिड्यू डाइट बिफोर सर्जरी हम देंगे। अगर सर्जरी कौन सी थी हमारी, लाइगेशन ऑफ हेमरॉइड्स। 10th है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए क्लाइंट हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ हेमरॉइड्स, विच साइन एंड सिम्टम्स डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। कि हेमरॉइड्स है क्लाइंट्स को, तो कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाइज, आपको जो अप्लाई होते हैं सारे सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, सेकेंड एनल इचिंग देखने को मिलेगी, थर्ड ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लड, फोर्थ रेक्टल प्रेशर ज़्यादा होगा, फिफ्थ पेन व्हेन डिफिकेटिंग, जब स्टूल पास करते टाइम पेन क्लाइंट को होगा। तो हेमरॉइड्स में कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आपका करेक्ट है। एनल इचिंग भी होगी, एनएस के पास अराउंड क्या है, क्लाइंट को इचिंग होती है, स्टूल में ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। रेक्टल प्रेशर मीन्स स्टूल अच्छे से वो पास नहीं कर पाता, इसलिए रेक्टल जो प्रेशर है वो देखने को मिलता है। और डिफिकेटिंग में स्टूल पास करते टाइम पेन भी क्लाइंट को होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन फ्लैटुलेंस को छोड़ के ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, हेमरॉइड्स में देखने को मिलते हैं। फ्लैटुलेंस इज अनरिलेटेड टू हेमरॉइड्स, तो हेमरॉइड्स में फ्लैटुलेंस नहीं होता है, फ्लेटस फॉर्मेशन नहीं होता है, गैस फॉर्मेशन नहीं होती है। थर्ड और फोर्थ राइट, सेकेंड में क्या था हमारा एनल इचिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्या है वहाँ के जो एनएस के अराउंड जो वेन्स है वो कैसे हो जाते हैं, अलार्ज हो जाती हैं, उसका ट्विचिंग देखने को मिलता है, डायलेटेड हो जाती हैं, ऑकर्स एज, जिसकी वजह से क्या है प्रूराइटिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इचिंग होती है क्लाइंट को। थर्ड में ब्लड भी प्रेजेंट होता है, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल ऑकर्स एज वेरिकोसाइटिस अलार्ज एंड बिकम इन्फ्लेम्ड, क्योंकि वेन्स है वो कैसे हो गई हैं, अलार्ज है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो ब्लड और म्यूकस भी स्टूल में देखने को प्रेजेंट मिलता है। रेक्टल प्रेशर भी होता है, क्योंकि पोर्टल वेनस प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, और वेरिकोसाइटिस अलार्ज जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे रेक्टल प्रेशर भी देखने को मिलता है।
5th पेन भी एक क्लाइंट को होता है क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, वेरिकोसाइटिस की वजह से एलार्ज हो गई हैं वेन्स, उसकी वजह से पेन भी होता है, इंक्रीजेज ऑन डिफिकेशन। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं भी कुछ डाउट है तो आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब के लिए थैंक यू सो मच।